स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, स्वयं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा मिल सके। 2. इसे साल 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों दोनों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। स्वयं का पूरा नाम स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। इसे साल 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी MOOC प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी उच्च शिक्षा विषयों और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा मिल सके, अतः कथन 1 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA 1950 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। 2. यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। 3. यह मतदाता सूची तैयार करने और चयन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है, अतः कथन 2 सही है। यह मतदाता सूची तैयार करने और चयन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संधि सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग करने की इजाजत देती है। 2. संप्रभुता के मुद्दे के कारण भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि में एक पक्षकार देश नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि यह संधि सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग करने की इजाजत देती है। साथ ही यह संधि अंतरिक्ष की बाह्य कक्षा में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगाती है जो जनसंहारक हो, अतः कथन 1 सही है। यह ऐसे हथियारों को आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा या बाहरी अंतरिक्ष में रखने पर भी रोक लगाती है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग सभी देशों द्वारा विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि का एक पक्षकार देश है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लो अर्थ ऑर्बिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कक्षा एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है। 2. LEO की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है। 3. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को इस कक्षा में स्थापित किया गया है जो प्रतिदिन पृथ्वी के चारों ओर लगभग 16 बार यात्रा करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लो अर्थ ऑर्बिट यह कक्षा एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, अतः कथन 1 सही है। LEO की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है, अतः कथन 2 सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को इस कक्षा में स्थापित किया गया है जो प्रतिदिन पृथ्वी के चारों ओर लगभग 16 बार यात्रा करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत न केवल AIIB का संस्थापक सदस्य है बल्कि भारत के पास संगठन में सबसे बड़ा परियोजना पोर्टफोलियो भी है। 2. बैंक की सभी शक्तियां गवर्नर बोर्ड में निहित हैं जो सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। 3.
AIIB में भारत के पास सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है और उसके बाद चीन तथा रूस का स्थान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB भारत न केवल AIIB का संस्थापक सदस्य है बल्कि भारत के पास संगठन में सबसे बड़ा परियोजना पोर्टफोलियो भी है। अतः कथन 1 सही है। बैंक की सभी शक्तियां गवर्नर बोर्ड में निहित है जो सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। अतः कथन 2 सही है। AIIB में चीन के पास सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है और उसके बाद भारत तथा रूस का स्थान है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ मिशन और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1 लूना 25 फ्रांस, 2 गगनयान भारत, 3 ओडिसियस संयुक्त राज्य अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लूना 25 अगस्त 2023 में रॉसकॉस्मोस द्वारा एक असफल रूसी चंद्र लैंडर मिशन था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंड करने की योजना बनाई थी। अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। गगनयान भारतीय चालक दल के साथ अंतरिक्ष की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान है। इसका उद्देश्य देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान के रूप में कार्य करना है। अतः युग्म 2 सुमेलित है। ओडिसियस वर्ष 1972 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। अतः युग्म 3 सुमेलित है। अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रजनन संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले दंपतियों को गर्भधारण करने में सहायता प्रदान करना है। 2 इसमें अंडाशय से अंडे प्राप्त करने के साथ साथ निषेचन के लिए प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ संयोजन करना शामिल है। 3 इस प्रक्रिया को या तो दंपतियों के स्वयं के अंडे एवं शुक्राणु का उपयोग करके किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रजनन संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले दंपतियों को गर्भधारण करने में सहायता प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही है। इसमें अंडाशय से अंडे प्राप्त करने के साथ साथ निषेचन के लिए प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ संयोजन करना शामिल है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रक्रिया को या तो दंपतियों के स्वयं के अंडे एवं शुक्राणु का उपयोग करके किया जा सकता है या किसी दाता के अंडे, शुक्राणु अथवा भ्रूण का उपयोग शामिल हो सकता है जो ज्ञात या अज्ञात रखा जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नागरिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना के लिए अमेरिका द्वारा आर्टेमिस समझौते की स्थापना की गई थी। 2 भारत बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्टेमिस समझौते नागरिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना के लिए अमेरिका द्वारा आर्टेमिस समझौते की स्थापना की गई है। अतः कथन 1 सही है। भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक बार के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और एक क्राउड फंडिंग प्रणाली का प्रावधान करता है। 2 दुर्लभ बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के रोगी मूल्यांकन के लिए निकटतम उत्कृष्टता केंद्र पर जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021
यह एक मुश्त उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, क्राउड फंडिंग प्रणाली की स्थापना, दुर्लभ बीमारियों के लिए रजिस्ट्री और बीमारी का शीघ्र पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। दुर्लभ बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के रोगी मूल्यांकन के लिए निकटतम उत्कृष्टता केंद्र पर जा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक केंद्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों यानी PRI की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। 3. संशोधित RGSA का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक है तथा इसमें भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की वे संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA भारत के पंचायती राज मंत्रालय के तहत 24 अप्रैल 2018 को शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम पंचायत अभियान यानी RGSA का उद्देश्य वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को बढ़ाना और मजबूत करना है। बाद में इसे वर्ष 2022-23 से 25-26 की अवधि के लिए पुनरुत्थानित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना में पुनर्गठित किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों यानी PRI की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। अतः कथन 2 सही है। संशोधित RGSA देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक है तथा इसमें भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की वे संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चांदी तारकशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पारंपरिक रूप से शास्त्रीय आभूषणों में बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। 2. इसका संबंध केरल राज्य से है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।